नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक यात्रा पर बात करने वाले हैं। जी, पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, विकास का खाका। उसी से कुछ खास बातें लेकर आए हैं और मकसद है ये समझना कि आजादी के बाद भारत ने अपने विकास का रास्ता कैसे तय किया और कैसे वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती गईं। सही। ये योजनाएं सिर्फ सरकारी कागज नहीं थी, बल्कि वो नए भारत की उम्मीदें थीं, उसकी चुनौतियां थीं, एक दिशा देने की कोशिश थी अर्थव्यवस्था को। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली योजना 1951 से 1956। जी, स्रोत बताते हैं कि ये हेरल्वी डोमर मॉडल पर आधारित थी और फोकस खेतीबाड़ी, सिंचाई। क्यों भला? देखिए, देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का जख्म था, लाखों शरणार्थी थे, खाने की किल्लत एक बहुत बड़ी असल चुनौती थी। हाँ, पेट भरना सबसे पहली जरूरत थी। जैसे सिंचाई, इन पर जोर देना लाजमी था। और ये हेरल्ड डोमर मॉडल भी मूल रूप से बचत और निवेश से विकास की बात करता है। तो निवेश कृषि में किया गया। हाँ, और नतीजा? दस्तावेज कहता है लक्ष्य था 2.1% विकास दर, पर मिली 3.6%। ये तो काफी अच्छा रहा। हाँ, बहुत मजबूत शुरुआत थी। इसने दिखाया कि योजना बनाकर चलें तो नतीजे मिलते हैं। इससे एक तरह से कह सकते हैं आगे की योजनाओं के लिए हौसला भी बढ़ा। ठीक है, तो पहली योजना सफल रही। अब दूसरी योजना 1956 से 1961। यहां तो मॉडल भी बदला, पीसी महालनोबिस मॉडल। बिल्कुल, यहाँ सोच बदली। अब ध्यान गया भारी उद्योगों पर, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, मालानोबिस जी का मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तेजी से आगे बढ़ना है, तो अपनी औद्योगिक नींव मजबूत करनी होगी। मतलब स्टील, मशीनरी, ऐसे उद्योग। तो इसी दौरान वो बड़े स्टील प्लांट लगे होंगे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर वाले। जी हाँ, बिल्कुल, ये दूसरी योजना की ही देन है। उन्हें तब आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता था। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कदम था ये। हाँ, सुना है। भारी निवेश चाहिए था और ये भी था कि फायदा शायद फौरन न दिखे, पर लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। लक्ष्य था 4.5% और मिला 4.27%। यानी लक्ष्य के काफी करीब। हाँ, तो औद्योगिकरण की दिशा में ये एक अहम पड़ाव माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद तीसरी योजना 1961 से 66 उतनी कामयाब नहीं रही, जैसा दस्तावेज बताता है। जॉन सैंडी मॉडल। लक्ष्य 5.6% था, पर मिली सिर्फ 2.4%। इतना बड़ा गैप क्यों? यहाँ थोड़ी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कह सकते हैं। दो बड़े झटके लगे। एक तो 1962 का चीन युद्ध। हाँ, युद्ध तो अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है। बिल्कुल, सारे संसाधन रक्षा की तरफ मोड़ने पड़ते हैं। और दूसरा, उसी दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। कृषि, जो अब भी बहुत बड़ा हिस्सा थी इकोनॉमी का, वो बुरी तरह प्रभावित हुई। ओह, तो इन दोनों वजहों से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और योजना लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। इसी नाकामी के बाद वो प्लान हॉलिडे आया था 1966 से 1969। योजना अवकाश जिसे कहते हैं। सही पकड़ा। तीसरी योजना की विफलता ने योजनाकारों को सोचने पर मजबूर किया। संसाधन कम थे, अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, तो पूरी पंचवर्षीय योजना बनाना मुश्किल लगा। तो फिर? तो 3 साल तक एक साल की योजनाएं बनाई गई। ये एक तरह से वक्त था संभलने का, स्थिति को समझने का, ताकि अगली योजना के लिए तैयारी हो सके। अच्छा, फिर इस ठहराव के बाद आई चौथी योजना 1969 से 1974। ये गाडगिल सूत्र पर आधारित थी। 2 लक्ष्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। यहाँ क्या खास हुआ? इस योजना में कुछ बहुत बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा था 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी, सोच ये थी कि बैंकों का पैसा कुछ हाथों में ना रहकर आम लोगों तक पहुंचे, खासकर खेती और छोटे उद्योगों को लोन मिले। और दूसरा बड़ा काम था हरित क्रांति को बढ़ावा देना। इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा और देश खाद्य सुरक्षा की तरफ बढ़ा। मकसद तो अच्छे थे, पर विकास दर फिर लक्ष्य से पीछे रह गई। लक्ष्य 5.7%, मिली 3.3%। फिर कोई बाहरी कारण? हाँ, फिर से 1971 का बांग्लादेश युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। ओह हाँ। उस युद्ध और उसके बाद जो शरणार्थी आए, उसने अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव डाला। तो एक बार फिर बाहरी घटनाओं ने लक्ष्य को प्रभावित किया। पता चलता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, बाहरी संकट मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं योजना
1974-1979 डीपी धार मॉडल, इसका नारा तो बहुत चला था, गरीबी हटाओ। हाँ, बहुत मशहूर हुआ। तो क्या ये सिर्फ नारा था या योजना में भी दिखा इसका असर? नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं था। योजना का मुख्य लक्ष्य ही गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता पाना था। और इस बार प्रदर्शन भी बेहतर रहा। लक्ष्य 4.4% था, हासिल हुआ 4.8%। यानी लक्ष्य से ज्यादा। जी, लेकिन एक और बात हुई इसके साथ। ये योजना अपने समय से 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई, 1978 में। हाँ, उस वक्त सरकार बदली थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। हाँ। उन्होंने क्या किया फिर? दस्तावेज में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978-1980 का जिक्र है। बिल्कुल। जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना का ढांचा रोका और रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाए, जो डॉक्टर गुन्नार मिर्डल ने दिया था। अच्छा, रोलिंग प्लान, ये क्या था? इसका आइडिया था कि योजनाएं ज्यादा लचीली हों, हर साल पिछले साल के प्रदर्शन को देखें और अगले कुछ सालों के लक्ष्य तय करें। मतलब बदलती परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना आसान हो। दिलचस्प है। लेकिन ये प्रयोग भी ज्यादा चला नहीं, क्योंकि 1980 में फिर सरकार बदल गई और फिर से पंचवर्षीय योजनाएं लौट आईं। छठी योजना 1980 से 1985। इस बार फोकस क्या था? छठी योजना ने फिर से गरीबी हटाने पर जोर दिया और साथ में रोजगार बढ़ाने पर भी। शायद पिछली योजना के गरीबी हटाओ के काम को आगे बढ़ाने का इरादा था, और ये योजना काफी सफल भी रही। 5.2% का लक्ष्य था, मिला 5.7%। अरे वाह, लगता है तब तक आर्थिक स्थिति थोड़ी संभल गई थी। हाँ, कुछ स्थिरता आई थी। और इसी दौरान एक बहुत जरूरी संस्था भी बनी, नाबार्ड। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड बना। इसका काम क्या था? मकसद था गांव में खेती और छोटे मोटे कारोबार के लिए पैसों का इंतजाम करना। ये संस्था आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत अहम है। तो ये दिखाता है कि योजनाएं सिर्फ लक्ष्य नहीं तय करती, जरूरत के हिसाब से संस्थाएं भी बनाती हैं। बिल्कुल। इसके बाद 7वीं योजना 1985-1990। इसमें दीर्घकालीन विकास और उदारीकरण पर ध्यान देने की बात है। क्या ये मतलब आने वाले बड़े आर्थिक बदलावों का संकेत था? कुछ हद तक कह सकते हैं। इस योजना में आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर था। हाँ, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात भी चल रही थी। एक तरह से ये अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तैयारी थी। हालांकि बड़े सुधार तो बाद में हुए। और ये सफल रही? हाँ, ये भी सफल थी। 5% के लक्ष्य के मुकाबले 6% विकास दर मिली। के बीच एक और ब्रेक, योजना विहीन काल। इस बार क्या हुआ? ये भारत के लिए बहुत मुश्किल दौर था। देश गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जिसे कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हालत इतनी खराब थी कि सोना गिरवी रखना पड़ा था। राजनीतिक अस्थिरता भी थी। इस उथल पुथल में लंबी योजना बनाना मुमकिन नहीं था। इसी दौर ने फिर 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों की नींव रखी। हाँ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म्स। जी। तो इन सुधारों के माहौल में आई 8वीं योजना 1992-1997, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब फोकस कहाँ गया? यहां एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब फोकस गया मानव संसाधन विकास पर, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अच्छा, लोगों पर फोकस। हाँ, ये माना जाने लगा कि देश की असली दौलत उसके लोग हैं। अगर लोग स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो विकास अपने आप तेज होगा। ये सोच पहले की योजनाओं से काफी अलग थी, जहां भौतिक पूंजी पर ज्यादा जोर था। और ये कामयाब रही? हाँ, ये भी कामयाब रही। 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की विकास दर मिली। और इसी दौरान भारत WTO का सदस्य भी बना 1 जनवरी 1995 को। इसका क्या मतलब था? ये बहुत अहम था। WTO का सदस्य बनने का मतलब था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए और खोलने का फैसला किया। आयात निर्यात के नियम बदले, विदेशी निवेश के रास्ते खुले। ये 1991 के सुधारों को आगे बढ़ाने जैसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वीं योजना 1997-2000 लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रदर्शन कैसा रहा? लक्ष्य तो नेक था, विकास के साथ सबका ध्यान रखना, लेकिन प्रदर्शन थोड़ा उम्मीद से कम रहा। लक्ष्य 6.5% था,
पर मिली सिर्फ 5.4%। वजह? कई वजह हो सकती हैं। शायद एशियाई वित्तीय संकट का कुछ असर रहा हो या कुछ घरेलू कारण भी। 10वीं योजना 2002-2007 का लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। यहाँ क्या अलग था? लक्ष्य सुनने में एक जैसा लगे, पर इस बार विकास दर का टारगेट बहुत ऊंचा रखा गया, 8%। 8%। हाँ, ये भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा दिखाता था। और हासिल भी काफी अच्छा हुआ, 7.6%, लक्ष्य के बहुत करीब। अच्छा। इसी दौरान वो 20 सूत्री कार्यक्रम भी फिर से शुरू किया गया, जिसका मकसद गरीबी और असमानता कम करने वाली योजनाओं को तेजी से लागू करना था। फिर आई 11वीं योजना 2007 से 2012। इसमें एक नया जुमला जोड़ा, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये समावेशी पर इतना जोर क्यों? देखिए, तब तक ये महसूस होने लगा था कि तेज विकास तो हो रहा है, पर उसका फायदा शायद सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। हाँ, ये बात तो उठ रही थी। बिल्कुल, खासकर गरीबों तक, पिछड़े इलाकों तक। तो समावेशी विकास का मतलब था कि विकास ऐसा हो जिसमें सब शामिल हों, सबको मौके मिले और अमीर गरीब की खाई कम हो। और इसमें अलग अलग सेक्टर के लिए भी लक्ष्य थे? जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। कृषि के लिए 4%, उद्योग के लिए 10%, सेवा क्षेत्र के लिए 9%। कुल लक्ष्य 9% था, मिला लगभग 8%। काफी अच्छा प्रदर्शन था ये भी। और फिर हम आते हैं 12वीं योजना पर, 2012 से 2017। और जैसा दस्तावेज कहता है, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ लक्ष्य में एक और शब्द जुड़ा, तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सतत यानी सस्टेनेबल का क्या मतलब था यहाँ? सतत या सस्टेनेबल का जुड़ना बहुत जरूरी था। इसका मतलब था कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखे। हाँ, क्लाइमेट चेंज वगैरह की चिंता बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो अब सिर्फ तेज और सबके लिए विकास नहीं, बल्कि ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, टिकाऊ हो, ये लक्ष्य बन गया। इस योजना में विकास दर 6.7% से 6.9% के बीच रही। और जैसा आपने कहा, ये आखिरी योजना निकली। 2015 में योजना आयोग ही खत्म कर दिया गया। हाँ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बदलाव क्यों? कहा गया कि योजना आयोग टॉप डाउन प्लानिंग करता था, मतलब केंद्र से योजनाएं राज्यों को जाती थीं। नीति आयोग का दावा है कि वो ज्यादा सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाता है। तो इसके साथ ही करीब 65 साल चला पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म हो गया। जी, एक युग का अंत हुआ। तो अगर हम पूरी इस बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि इन योजनाओं ने भारत की आर्थिक दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआत हुई खेती से, फिर उद्योग, फिर गरीबी हटाना, फिर मानव संसाधन और आखिर में समावेशी और टिकाऊ विकास। हाँ, ये पूरी यात्रा भारत की बदलती जरूरतों और सोच को दिखाती है। और नतीजे भी मिले जुले रहे। कुछ योजनाएं बहुत सफल, जैसे पहली, छठी, 7वीं, 8वीं। हाँ, लक्ष्य से भी आगे निकल गईं। और कुछ बाहरी संकटों या दूसरी वजहों से पिछड़ गईं, जैसे तीसरी, चौथी, 9वीं। बिल्कुल, लेकिन हर योजना ने कुछ न कुछ सिखाया, अगले कदम के लिए जमीन तैयार की नहीं थी। ये भारत के बनने की कहानी का, उसके संघर्ष का, उसकी उम्मीदों का हिस्सा है। अब जबकि पंचवर्षीय योजनाओं का दौर नहीं है, नीति आयोग है, तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये केंद्रीकृत योजना से हटकर ये जो नया थिंक टैंक वाला मॉडल है, ये वाकई भारत के विकास की दिशा और रणनीतियों को बदल रहा है? क्या इससे राज्यों की भूमिका मजबूत हुई है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक सवाल है जो शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। ये बहुत ही मौजू सवाल है। योजना आयोग से नीति आयोग का ये जो बदलाव है, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये भारत के विकास मॉडल में एक बुनियादी शिफ्ट है, या कम से कम दावा तो यही है। इसके असल असर क्या होंगे, इसमें कितना बदलाव आया है ज़मीनी स्तर पर, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर नज़र रखना और इसका विश्लेषण करते रहना बहुत ज़रूरी होगा।